फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। फ्रेंड्स, मेरे ऑलरेडी इस चैप्टर पे वीडियोस अपलोडेड है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो ट्रेड से रिलेटेड रह गया है वो इस चैप्टर में कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा इस वीडियो को कंप्लीट देखिए लास्ट तक, ये चैप्टर इसी में आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और प्रीवियस टॉपिक्स अगर मिस हो गए तो उनको अच्छे से समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो ट्रेड साइकिल आज समझते हैं। व्हाट इज ट्रेड साइकिल? इकोनॉमिक एक्टिविटीज गो थ्रू फेजेस ऑफ डायनामिक चेंजेस लाइक अ ह्यूमन लाइफ गोज थ्रू चेंजेस। सच चेंजेस आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग डायनामिक चेंजेस और फेजेस लाती रहती है ह्यूमन लाइफ्स में, और वो चेंजेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है इरेगुलर चेंज, सीजनल चेंजेस, लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड्स, लॉन्ग रन डायनेमिक चेंजेस विच आर साइक्लिकल इन नेचर। ये सब साइक्लिकल चलते रहते हैं, जैसे कि इरेगुलर चेंजेस आने, सीजनल चेंजेस आने। ये इकोनॉमिक में सीजनल चेंजेस जैसे कि सीज़न की वजह से या फिर सीजनल चेंजेस आते रहते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, वो सब मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड, लॉन्ग रन डायनेमिक चेंजेस, ये सारी ट्रेड साइकिल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, irregular changes these are accidental changes which occur in an economic activity, example flood, famine, storms, fire and so on। जो इरेगुलर चेंजेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सीडेंटल अकर होते हैं, उन्हें इरेगुलर चेंजेस कहा जाता है। जो रेगुलरली नहीं होते हैं, जैसे फ्लड्स, फेमाइन, स्टॉर्म्स, जो नेचुरल एकेडमिक्स, जो नेचुरल एक्सीडेंट्स, जो डिज़ास्टर्स हो जाते हैं वो सब, फायर और ये जो इरेगुलर एक्सीडेंट्स है वो सब इसमें आते हैं। Such accidents impact an economic activity in the short run and sometimes in the long run. These changes may generally occur and or have their impact in some sectors or some regions of an economy only. For example, only in agriculture sector or only in industrial sector. अब इरेगुलर चेंजेस है वो या तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड्स, फेमाइन, स्टॉर्म्स, फायर, ये सब इकोनॉमिक रीजन्स जो सेक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उन्हीं पे सिर्फ उनकी इम्पैक्ट जाती है। तो इरेगुलर चेंजेस आपने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं सीजनल चेंज एंड लॉन्ग रन चेंजेस। First, seasonal changes. These changes regularly occur in economic activities with changing seasons. For instance, demand of certain goods changes by season and accordingly production and employment may change. ये चेंजिंग सीज़न के साथ चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का बिजनेस ऐसा है जो अम्ब्रेलाज या गम बूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उनको सीज़न को ध्यान में रखना होता है कि कौन सी सीज़न, जैसे मॉनसून सीज़न में तो ये सीजनल चेंजेस हमारी प्रोडक्शन पे बहुत इम्पैक्ट होती है उनकी, कि अगर हम सीजनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो उसी टाइम ज़्यादा उनकी डिमांड रहेगी मार्केट में। जैसे कि जो क्रीम्स आती है, कोल्ड स्मूथनिंग क्रीम्स आती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें से बहुत सारी क्रीम्स ऐसी होती है जो विंटर के लिए काम आती है। वैसी विंटर क्रीम्स सारी उनका प्रोडक्शन जो भी होता है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर सीज़न के लिए होता है। तो सीजनल चेंजेस उसी वक्त इम्पैक्ट डालती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। थर्ड है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस मतलब लॉन्ग टाइम तक और रेगुलरली ये चेंजेस आते रहते हैं हमारी बिजनेस में। सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेंड। These are directional changes which occur in an activity. For example, some regular sales trends.
सेल्स में बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली चलते रहते हैं और इनका इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे पड़ता रहता है। नेक्स्ट है साइक्लिकल चेंजेस। फोर्थ लास्ट पॉइंट, साइक्लिकल चेंजेस, डायनेमिक फ्लक्चुएशंस अराइजिंग इन एन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ लीडिंग टू राइज अपवर्ड स्विंग इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फॉल डाउनवर्ड स्विंग आर कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स। द rise and fall in economic activity is cyclical in nature. Such changes occur in economic activities and growth process of economies also goes through these changes, and the study of these dynamic changes called trade cycles is very important in economics. तब यहाँ पे डायनामिक जो फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं बिजनेस में लॉन्ग रन में, जैसे कि कभी अपवर्ड स्विंग गया, कभी डाउनवर्ड स्विंग आया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उसी ट्रेड साइकिल कहते हैं। और ये साइक्लिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फॉल और राइज नेचर में आते रहते हैं, उसकी ग्रोथ और प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, उन्हीं को साइक्लिक चेंजेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल, दे डिपिक्ट डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। ट्रेड साइकिल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, टोटल 4 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उनकी इकोनॉमी पे डायनामिक चेंजेस जो उनके डिपिक्ट होते हैं वो। सेकेंड, दे डिपिक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। थर्ड, दीज अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। एंड फोर्थ, ट्रेड साइकिल्स हैव वेरियस फेजेस एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव चेंजेस भी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल में। हमें पता चल जाता है कि नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे आया इकोनॉमी में और पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पे आया, और ये सेवरल फैक्टर्स से अराइज होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स की इस पर इम्पैक्ट होती है, और ट्रेड साइकिल जो है वो उसके वेरियस फेजेस होते हैं, और वो भी फेजेस बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते, हर बार कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते रहते हैं। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, जो फेजेस इस पे इम्पैक्ट डालते रहते हैं, वो कौन से मेनली देखे गए हैं। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल हैज़ द फॉलोइंग 4 फेजेस। फर्स्ट है बूम इन्फ्लेशन, सेकेंड रिसेशन, थर्ड डिप्रेशन एंड फोर्थ रिकवरी। तो इनको डिटेल में समझते हैं एक्चुअल में ये फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल क्या है। फर्स्ट, boom inflation. This is a period when economic activity reaches the maximum growth level in a given time period. Demands have peaked and so have incomes and profits. Thus, this period is also called peak. अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब बताया गया है। इन्फ्लेशन क्या होता है? ये एक ऐसा पीरियड आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ लेवल एक गिवन टाइम पीरियड में रीच हो जाता है हमारे बिजनेस का, और उसी को उसमें बहुत सारी पीक पे होती है। हमारा प्रॉफिट जो होता है वो पीक पे होता है, मतलब एकदम हाई लेवल तक पहुंच गया होता है हमारा बिजनेस का प्रॉफिट, और इनकम्स भी बहुत जल्दी होती रहती है। दस दिस पीरियड इज़ कॉल्ड पीक, इसलिए उसे पीक भी कहा गया है। तो बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट देखते हैं रिसेशन। These periods follow the period of boom. When economic activity peak in a given period and investment and employment have reached the highest possible levels, a slowdown occurs. Demand slow down, investment and employment follow. अब इसमें ये दिया गया है कि जिस गिवन पीरियड में ये रिसेशन उसी को फॉलो करता रहता है, जो इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक पहुंच गए थे, अब वो स्लो डाउन अकर्स होते रहते हैं, डिमांड स्लो डाउन होती रहती है, और इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी सब स्लो होके फॉलो होते हैं, उसे रिसेशन कहते हैं। ये पीक और इन्फ्लेशन को फॉलो इसलिए कर रहा है बिकॉज पहले पीक और इन्फ्लेशन आ गया, बूम लेवल तक हमारा बिजनेस पहुंच गया है, और उसके बाद रिसेशन आता है जब वो सब स्लो डाउन होने लगता है धीरे धीरे। इसलिए कहा गया कि फेसेस ऑफ जो फैक्टर्स है, फेजेस जो भी फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिप्रेशन। The slowdown in the recession phase continues to cause a depression when all activities reach a minimum level under the circumstances. The confidence of buyers, producers and investors in the economic activity is at its lowest.
In this phase of recession, consumers start expecting further fall in price and reduced demand in expectations of further price fall. With the fall in demand, production falls and employment falls, causing further reduction in demand. Thus, depression is caused. तो फर्स्ट आपने पॉइंट देखा था इन्फ्लेशन, जहाँ पे बूम मतलब पीक तक एकदम हाईएस्ट पीक मैक्सिमम लेवल तक प्रॉफिट और इनकम्स पहुँच जाती थी बिज़नेस की। उसके बाद वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं होता था बिज़नेस में और फिर आ जाता था रिसेशन। रिसेशन में होता ये था कि धीरे धीरे सब चीज़ फॉल होने लगती थी, डिमांड लो होने लगती थी। उसके बाद की प्रोसेस थी, तो जो फॉलिंग डिमांड और फॉलिंग इन्वेस्टमेंट था वही कंटिन्यू होता है डिप्रेशन में। उसका नेक्स्ट स्टेज जो होता है और उसमें फॉल लाने का वो डिप्रेशन होता है। उसमें बहुत सारे बायर्स, इन्वेस्टर्स, वर्कर्स सब उसमें उनकी इम्पैक्ट होती है और ये मिनिमम लेवल तक इसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। प्राइस फॉल होती है, डिमांड फॉल होती है। रिसेशन में जब देखने लगते हैं लोग कि इसमें प्राइस फॉल होने लगती है तो वो और उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते उस बिज़नेस में। तो उसके बाद की लेवल जो है डिप्रेशन आती है। जब रिसेशन में से सबने अपना मनी वापस ले लिया तो डिप्रेशन आया बिज़नेस में। तो आप समझ रहे होंगे स्टेजेस जो एक से एक फॉलो होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिकवरी। अब इतने सारे प्रोसेस हो चुकी है ऑलरेडी। अब देखते हैं रिकवरी। व्हेन डिप्रेशन लास्ट फॉर सम टाइम, द सप्रेस्ड डिमांड स्टार्ट्स इमर्जिंग। गवर्नमेंट्स मे ट्राई टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सर्टेन टाइम्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैपनिंग द लॉन्ग रन। दिस लीड्स टू रिकवरी ऑफ डिमांड, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे रिकवरी करनी होती है वापस बिजनेस में, जहाँ पे इतना लॉस हो गया होता है। डिमांड, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टर सब लो पॉइंट पे मिनिमम रेट्स तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, वापस उसे रिकवर करना। जब डिप्रेशन लास्ट बहुत टाइम तक रहा हो हमारे बिजनेस में, उसके बाद वापस गवर्नमेंट्स भी ट्राई करती है और जो ओनर्स होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि वापस इंडस्ट्रीज़ को कैसे उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, कैसे उसमें इन्वेस्टर का ध्यान खींचा जाए, उनका अटेंशन वहाँ पे लिया जाए और फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं लॉन्ग रन में। और इसमें रिकवरी होती है डिमांड, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट की, जो हमने लूज़ कर दिया था। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये मेन टॉपिक है इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेज़ ऑफ ट्रेड साइकिल। जो ट्रेड साइकिल मतलब हमारी जो प्रोसेस चलती रहती है ट्रेडिंग की, उस साइकिल में बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने आगे देखे थे वो फैक्टर्स सारे इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद कोई ना कोई फेजेस चलते रहते हैं हमारे कि कौन से फेजेस होते हैं। 4 फेजेस होते हैं ट्रेड साइकिल के। फर्स्ट होता है इन्फ्लेशन। हमारा बिजनेस पूरे जब भी वर्कआउट करता है तो पूरी उसकी जो लाइफ होती है बिज़नेस की, उसमें ये सारी चीज़ें साइक्लिकली चलती रहती है। पहले इन्फ्लेशन आता है जब एकदम हाईएस्ट पीक तक पहुंच जाता है बिज़नेस। उसके बाद फिर से रिसेशन आता है जिसमें धीरे धीरे इन्वेस्टर्स डिमांड कम होती रहती है और उसी की वजह से कम होती हुई डिमांड को देखकर जो इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो सब निकलने लगते हैं बिज़नेस से, ये सोचकर कि अभी और प्राइस फॉल होगी। तब डिप्रेशन आ जाता है और मैक्सिमम डिप्रेशन आने के बाद, बहुत सारा लॉस होने के बाद, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन्स रिकवरी, 4th पॉइंट जो है रिकवरी, वो लाते हैं ताकि वापस से ऐसी टेक्नोलॉजिकल्स और ऐसी सारी स्कीम्स निकाल कर उस इंडस्ट्री को वापस खड़ा किया जाए। तो फ्रेंड्स आपने ये सब समझ लिया होगा। अगर अभी भी आपको पूरे 2nd चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Sha